साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं यानी चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 4 तक के कंप्लीट वीडियोस वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यानी सत्य असत्य बताने के साथ इसका कारण भी हमें देना है। तो यहाँ देखो पहला प्रश्न है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखो इस प्रश्नावली की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि हम यदि हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है तो इस एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं, है ना। जैसे देखो एक रेखा L इसमें से गुजर गई, दूसरी रेखा भी हम इसमें से गुजार सकते हैं। इस प्रकार से अनंत रेखाएं जो है, असंख्य रेखाएं जो है हम इस बिंदु में से गुजार सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो कथन है वो कह रहा है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है क्या, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और कारण क्या होगा, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा जो कथन है वो है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब इसको समझना, कथन कह रहा है कि अगर मेरे पास दो भिन्न बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से असंख्य रेखाएं गुजर सकती है क्या, ठीक है। तो ये भी कथन हमारा असत्य है, क्योंकि मैंने बताया था आपको सबसे पहली वीडियो में कि अगर मेरे पास दो भिन्न बिंदु है तो उससे मैं केवल और केवल एक रेखा ही गुजार सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी रेखा होगी, ठीक है, वो इस बिंदु P बिंदु में से तो गुजर जाएगी लेकिन Q बिंदु में से नहीं गुजरेगी, और जो रेखा Q में से गुजरेगी, है ना, वो P में से नहीं गुजरेगी। तो अगर मेरे पास दो भिन्न बिंदु है, ठीक है, तो केवल और केवल एक रेखा ही ऐसी होगी जो दोनों बिंदुओं में से गुजर सकती है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब देखो तीसरा जो कथन है वो है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो हमने कक्षा 6 में भी पढ़ रखा है कि जो एक रेखा होती है वो दोनों ओर से अनंत रूप से क्या कर सकते हैं, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये कथन भी हमारा सत्य होगा, क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और जो चौथा कथन है वो क्या है, देखो यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये कथन भी सत्य है। अब कैसे इसको समझो, यहाँ पर जो कथन है वो क्या कह रहा है कि अगर दो वृत्त बराबर है, मान लो एक वृत्त है A और दूसरा वृत्त है B, ठीक है, ये दोनों वृत्त क्या है, बराबर। तो जब ये दोनों वृत्त बराबर है तो इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो ये त्रिज्या है R1 और R2, है ना, ये R1 और ये R2, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। क्यों, पाई से पाई कट जाएगा, वर्ग से वर्ग हट जाएगा, तो क्या आएगा, R1 बराबर R2, है ना। तो अगर दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और त्रिज्या भी बराबर होगी, ठीक है। पांचवा कथन देखो, पांचवा कथन है, आकृति 5.9 में, यानी यहाँ पर ये आकृति 5.9 दी हुई है, यदि AB PQ के बराबर है, यानी ये जो AB रेखा है वो PQ के बराबर है और PQ XY के बराबर, और जो ये PQ है वो XY के बराबर है, यानी AB भी PQ के बराबर है और XY भी क्या है, PQ के बराबर है। तो क्या AB XY के बराबर होगी, तो क्या AB XY के बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका उत्तर हमें क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है सत्य है ये कथन, क्योंकि यूक्लिड के अभिग्रहित एक के अनुसार, है ना। तो देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने यूक्लिड के कुल 7 अभिग्रहित बताए थे, उसमें से ये जो पहला अभिग्रहित है उसके अनुसार क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है ना। तो मैंने उसमें समझाया था कि अगर मान लो मेरे पास दो वस्तु है, ये A वस्तु है और ये B वस्तु है। A वस्तु जो है वो C के बराबर है, B वस्तु जो है वो भी C के बराबर है। तो ये जो दोनों वस्तु A और B है वो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो रेखा AB है वो भी PQ के बराबर है, ये जो XY है ये भी PQ के बराबर है।
तो ये ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर भी होगी। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, है ना? तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो यहाँ हमें बिंदु दिए हुए हैं इनको पहले हमें परिभाषित करना है, और अगर हम जब इनको हम परिभाषित करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पद निकल के आते हैं क्या जिनको परिभाषित करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इनकी ऐसी ही परिभाषा लिखेंगे कि एक परिभाषा लिखकर इनका काम खत्म हो जाए। हम डिफ़िकल्ट परिभाषा लिखेंगे ही नहीं कि उसमें कोई नया पद आए और उसको हम अलग से फिर से परिभाषित करें, है ना? तो एक पॉइंट के लिए केवल हम एक परिभाषा देंगे और इस प्रश्न को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर इधर उधर हो गए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है समांतर रेखाओं का। क्या होती है समांतर रेखाएं? दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो समांतर रेखाएं कहलाती है। अब इसको समझो। देखो समांतर रेखाएं क्या होती है? जिन्हें हम दोनों सिरों से कितना ही आगे बढ़ा ले, जब वे दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा L है और ये रेखा M है तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, है ना? तो ये हो जाएगा L समानांतर M। ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा? वह दो समांतर दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो। तो देखो इसमें ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो उभयनिष्ठ है, जबकि प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है? जैसे ये रेखा L है और ये रेखा M है तो एक बिंदु यहाँ पर P ऐसा होगा जो L के लिए भी यही बिंदु है और M के लिए भी यही बिंदु है, यानी ये एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ठीक है। तो यहाँ हमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलने वाला है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। बात समझ में आ गई? चलो दूसरा जो नंबर है वो है लंब रेखाओं का। अब लंब रेखाएं क्या होती है? दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। अब इसको समझना। जैसे एक रेखा मैंने ली L, ठीक है, दूसरी रेखा जो है मैंने ली M। अब ये जो रेखा L है, ठीक है, और जो ये रेखा M है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री का, है ना? तो कोई भी एक रेखा अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है दूसरी रेखा पर तो इन्हें हम लंब रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब रेखाएं। अब इनको कैसे लिखना है? तो यहाँ पर जो रेखा M है वो लंब है किस पर? रेखा L पर। ठीक है, ये लिखने का तरीका होगा, है ना? रेखा M जो है वो रेखा L पर क्या है? लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये होगी दूसरी परिभाषा। तीसरी जो परिभाषा है वो है रेखाखंड की। क्या होता है रेखाखंड? वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाती है। देखो हमने रेखा के बारे में तो पढ़ लिया है। रेखा क्या होती है कि जिसके दोनों जो बिंदु होते हैं वो अनंत की ओर अग्रसर होते हैं, है ना? दोनों सिरों के जो बिंदु होते हैं वो अनंत की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी रेखा को, किसी सरल रेखा को क्या करूँ? आगे बढ़ाऊँ नहीं, अनंत तक मैं क्या करूँ? बढ़ाऊँ नहीं, इसके दोनों सिरों बिंदु ले लूँ मैं, एक ये बिंदु और ये दूसरा बिंदु। ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु P और ये हो जाएगा अंतिम बिंदु Q। तब ये रेखा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा रेखाखंड में, है ना? और रेखाखंड को हम पी क्यू के ऊपर ऐसे निशान करके लिखते हैं। ये हो गया हमारा रेखाखंड पी क्यू। इसे हम भुजा भी बोल सकते हैं, है ना? तो देखो तीसरी जो परिभाषा हो गई हमारी रेखाखंड की। चौथी परिभाषा किसकी है? वृत्त की त्रिज्या की। अब इसकी परिभाषा क्या है? देखो, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको समझो। देखो वृत्त का केंद्र क्या होता है? जैसे ये हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड। तो देखो इसमें दो बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु P कर लो और ये अंतिम बिंदु Q कर लो। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया जो रेखाखंड है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। समझ आ गया? अंतिम जो परिभाषा है वो है वर्ग की। क्या होता है वर्ग? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। तो ये तो हमने कक्षा 6 में पढ़ रखा है कि जब चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो ये जो आकृति बनती है, ये जो चतुर्भुज बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं,
है ना। तो ये मैंने ऐसी परिभाषाएं लिखी है जिसमें आपको कोई भी नया पद नहीं मिलेगा, और जब नया पद नहीं मिलेगा तो उन्हें हमें अलग से परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर दो अभिधारणाएं दी हुई है, इन्हें हम पढ़ते हैं और फिर विचार करते हैं। ठीक है। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है ना। तो पहली जो अभिधारणा है वो क्या है कि मेरे पास दो बिंदु है, एक तो हो गया ए बिंदु और दूसरा हो गया बी बिंदु। अब इसके बीच में एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है ना। एक तीसरा बिंदु सी जो है वो ऐसा विद्यमान है कि वो इन दोनों के बीच में है। अब इसकी क्या गारंटी है कि मैं यहाँ इस समतल पर अनेक बिंदु है मेरे पास, है ना, अनेक बिंदु है, बहुत सारे बिंदु है। ठीक है। अब बहुत सारे बिंदु है तो इसमें से कौन सा बिंदु है जो इन दोनों के बीच में आएगा, जो इनकी इस रेखा के बीच में आएगा। इन दोनों को मिलाने पर जो रेखा होगी उनके जो बीच में आएगा वो तो वही तो बिंदु सी होगा, है ना। अब ये बिंदु सी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो थोड़ा इस पर मैं अगर विचार करता हूँ तो ये मुझको मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अब देखो दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पर जो अभिधारणा है वो क्या है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है ना। तो जो मेरा बिंदु ए है और दूसरा जो बिंदु बी है, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि तीसरा जो बिंदु सी है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में आ जाए, है ना। यानी एक जो सीधी रेखा है वो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजर भी सकती है और नहीं भी गुजर सकती है। मान लो ये जो तीसरा बिंदु है सी वो यहाँ पर आ जाए तो इस रेखा से केवल 2 बिंदु ही गुजर सकते हैं, तीसरा बिंदु तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा है। तो ये जो दोनों ही अभिधारणाएं हैं वो दोनों ही विरोधी है। क्यों विरोधी है? क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कोई भी शर्त दी हुई नहीं है। अगर कोई शर्त दे रखी होती कि हाँ ये बीच में ही आपको मिलेगा तो हम कहते कि हाँ भाई बीच में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो इन दोनों ही अभिधारणाओं को क्या करे, स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। अब आगे प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? ये पहला प्रश्न हो गया। इसका उत्तर क्या होगा? देखो, दी गई दोनों अभिधारणा में कई शब्द अपरिभाषित है। अभी मैंने समझाया है ना। जैसे पहली अभिधारणा क्या है कि ए और बी 2 बिंदु है, इनके बीच में जो है तीसरा बिंदु सी विद्यमान होगा। अब इसके बीच में होगा या फिर कहीं भी विद्यमान हो सकता है ना। तो ये अपने आप में क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। तो यहाँ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर ये देखो, पहला जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो दी गई दोनों अभिधारणाओं में कई शब्द जो है वो अपरिभाषित है, अपने आप में परिभाषित नहीं है। ठीक है। जैसे बिंदु सी का बिंदु ए और बी के मध्य स्थित होना, ये अपने आप में अपरिभाषित है। समझ गए ना। फिर देखो दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या ये सही है? क्या अविरोधी का मतलब क्या ये दोनों अभिधारणाएं सही है? क्या ये दोनों अभिधारणाएं जो है अपने आप में पूर्ण रूप से सही नहीं है, यानी कि विरोधी है ना। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं, ये अभिधारणाएं क्या है? विरोधी है। फिर इसमें तीसरा प्रश्न पूछ रहा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो यूक्लिड ने ऐसा कहीं भी नहीं, ऐसी दोनों अभिधारणाएं कहीं भी नहीं बताई, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, है ना। ऐसी जो अभिधारणाएं हमें यूक्लिड की अभिधारणाओं में कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को पीछे करके ध्यान से सुने, आपको समझ में जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, यानी हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, एक तो ए बिंदु है और दूसरा बी बिंदु है। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं तो इसके बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि जो AC है वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। ये चीज हमें प्रश्न के अंदर दी हुई है। ठीक है। प्रश्न आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि AC 1/2 AB के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। प्रश्न आगे कह रहा है एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो आकृति मैंने बना ली है। अब सबसे पहले देखो ऐसे प्रश्न सिद्ध करने वाले, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले प्रश्न में आप लिखो कि हमें दिया क्या है ना। तो प्रश्न के अंदर हमें दिया है कि जो AC है ना, वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है?
हमें सिद्ध करना है कि जो AC है वो किसके बराबर है, 1/2 AB के बराबर है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उपपत्ति करनी पड़ेगी। और उपपत्ति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया कि AC जो है वो BC के बराबर है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB है ना। तो देखो बराबर के इस साइड में हमारे पास पहले से AC है, लेकिन इस साइड में क्या है BC और यहाँ पर क्या है AB। तो मुझे AB कब मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ AB कहाँ है लाइन में, यहाँ पर है A और B, यानी ये जो पूरी लंबाई है रेखा की वो AB है। ठीक है, जबकि यहाँ दे रखा है BC और ये लंबाई ये है। तो पूरी लंबाई कब मिलेगी, जब इस BC के अंदर मैं AC को जोड़ देता हूँ तो मुझे पूरी लंबाई मिल जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। ठीक है, यानी इस BC के अंदर जो है मुझे AC को जोड़ना पड़ेगा। अब बराबर का एक नियम होता है कि अगर आप इधर AC जोड़ोगे तो आपको इधर भी AC जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AC को जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास AC है और इसमें हमें क्या करना है, AC जोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास BC है और इसमें भी हमें क्या करना है, AC जोड़ना है। तो मैंने क्या करा, दोनों पक्षों में क्या करा, AC को जोड़ दिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में जब मैंने AC को जोड़ा तो देखो एक AC और एक AC कितना हो गया, 2 AC हो गया है ना। और यहाँ BC और AC मिलकर क्या हो गया, पूरी लंबाई हो गई, AB हो गया। ठीक है, अब क्या है कि हमें इनके कारण लिखने पड़ेगी। ऐसा जो है मैंने किस हिसाब से किया है, तो ये जो है हमने अभिग्रहित 2 के हिसाब से किया। अभिग्रहित 2 क्या कहता है, अभिग्रहित 2 कहता है कि बराबर में बराबर को जोड़ने पर इसके जो पूर्ण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका पूर्ण हमें क्या मिला, 2AC, और इसका पूरा हमें क्या मिला, AB मिला। अब ये मैंने AB क्यों लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने AB इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो AC प्लस BC है ना, AC की लंबाई और BC की जो लंबाई है वो इस पूरी लंबाई AB के क्या है, समपाती है, AB के समपाती है। इसलिए मैंने BC प्लस AC की जगह क्या लिखा, AB लिखा है ना। चाहे AC प्लस BC लिखो चाहे BC प्लस AC लिखो, है तो पूरी लंबाई। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ 2 जो है वो गुणे में है, जब ये 2 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा है ना। या फिर एक यूक्लिड का अभिग्रहित और है, अभिग्रहित 7 क्या कहता है, यूक्लिड का अभिग्रहित 7 कहता है कि अगर पूर्ण दिया हुआ है, पूर्ण आपस में बराबर है, तो इसके आधे जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं 2AC का आधा करूं है ना, बट्टा 2 का भाग 2, आधा मतलब 2 का भाग 2, और AB का अगर मैं आधा करूं यानी 2 का भाग 2, तो ये 2 से 2 कटकर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और इस AB/2 का मतलब क्या है, 1/2 AB। ठीक है, चाहे तो आप इस हिसाब से करो, या फिर यहाँ पर 2 गुणे में है, जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पहले से 1 है तो ये इस 1 के नीचे आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC बराबर 1/2 इंटू AB है ना। तो ये हमने किस हिसाब से किया, ये अभिग्रहित 7 के हिसाब से किया। अभिग्रहित 7 कहता है यूक्लिड का कि अगर 2 पूर्ण हैं और आपस में बराबर है तो उनके जो आधे होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। अब यही तो हमें सिद्ध करना था है ना, यानी इसका जो उत्तर है वो केवल 4 लाइनों में आ रहा है। वो 4 लाइनें क्या है, मान लो अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न याद नहीं हो रहा है तो आप प्रश्न को ऐसे कर सकते हो कि हमें दिया है AC बराबर BC, अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, AC को जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों तरफ AC को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये दोनों AC जुड़कर क्या हो गया, 2AC हो गया। और यहाँ AC प्लस BC ये जुड़कर क्या हो जाएगा, ये जुड़कर आपके AB हो जाएगा है ना। अब यहाँ 2 है गुणे में, तो ये इधर जाएगा तो किस में आएगा, बट्टे में, तो ये हो जाएगा AC बराबर 1/2 AB। तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को कर सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है प्रश्न करने का वो ये वाला है। ठीक है, समझ में आया। प्रश्न 5 है, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। तो देखो प्रश्न 4 हमने सॉल्व किया था,
इसमें हमारे पास एक रेखाखंड थी AB, है ना, और इसमें जो बीच का पॉइंट था वो क्या था, C था, है ना, और ये C इसका क्या कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। और इस प्रश्न को जब हमने सॉल्व किया तो हमने सिद्ध किया था कि यदि C मध्य बिंदु है तो जो AC है वो किसके बराबर आता है, 1/2 AB के बराबर आता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, देखो प्रश्न में इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी एक जो रेखाखंड है उसमें केवल एक ही बीचों बीच का पॉइंट आता है, मध्य बिंदु आता है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए हम पहले मानेंगे कि इसके जो है दो बिंदु मध्य बिंदु है ना, इस रेखाखंड AB के दो बिंदु ऐसे हैं जो इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें पहले मानना पड़ेगा, फिर हम इसको गलत साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना AB के दो मध्य बिंदु C व D है। क्या है, C व D है। ठीक है, अब देखो अगर C AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, चूंकि C AB का मध्य बिंदु है, इसलिए अगर C AB का मध्य बिंदु है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर 1/2 AB, है ना, ये हमने प्रूफ किया था। तो अगर C AB का मध्य बिंदु है तो इसे मैं लिख सकता हूं कि ये जो AC है वो इस पूरी की आधे के बराबर है, यानी 1/2 AB है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्योंकि D भी हमने इसका क्या माना है, मध्य बिंदु माना है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो लंबाई है A से D तक की लंबाई वो इस AB के आधे के क्या होगी, बराबर होगी, है ना, यानी कि जो AD है वो 1/2 AB के बराबर होगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि समीकरण 1 में भी हमें 1/2 AB दिखाई दे रहा है और समीकरण 2 में भी हमें 1/2 AB दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर AC इसके बराबर है तो AD भी इसके बराबर होगा, यानी AC और AD आपस में बराबर होगा। देखो अभिग्रहित में हमने पढ़ा था कि अगर तीन वस्तु हमारे पास है A, B और C, और अगर A C के बराबर है और B भी C के बराबर है तो A और B दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने अभिधारणा में पढ़ रखा है ना। तो समीकरण 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो AC है वो किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। अब जब AC और AD दोनों आपस में बराबर है तो देखो ये AC और ये AD ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब ये C और D दोनों बिंदु एक ही होंगे, यानी C और D जो है दोनों क्या होंगे, समपाती होंगे, तभी ये दोनों जो है AC और AD आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। इसलिए हम लिखेंगे कि C और D समपाती है, बिंदु जो C और D है, C और D क्या है, समपाती बिंदु है। और जब ये C और D समपाती बिंदु है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेखाखंड AB का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये जो है ये AC और AD ये बराबर किस प्रकार से हुआ, तो ये आपके अभिग्रहित 1 से हुआ। ठीक है, एक में हमने अभिग्रहित 1 में क्या पढ़ा है कि अगर A C के बराबर है, B भी C के बराबर है तो A और B भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये आप लिखोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी मेरे ख्याल से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो प्रश्न को पीछे करके आप इसको वापस समझने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति में यदि AC बराबर BD है, ये हमें आकृति दे रखी है और ये जो AC है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो BD के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि AB जो है वो CD के बराबर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो अब सिद्ध कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें दिया क्या है, प्रश्न के अंदर दिया है
कि जो AC की लंबाई है वो BD के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, है ना। तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, जो हमें सबसे पहले दिया हुआ है वही हम लिखेंगे। तो हमें क्या दिया है, AC बराबर BD, ये हमें दिया है, पहले से दिया है प्रश्न के अंदर, ठीक है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, BD AB बराबर CD। अब यहाँ AC है और यहाँ पर क्या है, AB। अब देखो, अब AC की जगह में AB कैसे ला सकता हूँ, तो देखो रेखाखंड में ये हो गया हमारा AC, ध्यान से देखना, देखो ये A हो गया, ये B हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया, ये AC हो गया। और हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, यानी हमें ये वाला भाग चाहिए। तो ये वाला भाग मुझे कैसे मिलेगा, यदि इस पूरी AC में से मैं इस BC को हटा लूँ, है ना, यानी इसमें से BC को निकाल दूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, AB मिलेगी, है ना। तो अगर मैं इस AC में से BC को घटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। और बराबर का नियम हम जानते हैं कि अगर मैं इधर BC घटाऊंगा तो इधर भी मुझे BC को घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बराबर के इधर जो AC है इसमें से BC को घटाएंगे और जो BD है इसमें से भी हम BC को घटाएंगे। अब देखो जब AC में से BC को हटाएंगे, AC में से इस BC को हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, AB बचेगा। और जब इस BD में से, ये जो BD है ना, इसमें से BC को हटाएंगे, यानी इस BC को हटाएंगे तो क्या बचेगा, CD बचेगा। अब यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो AB है वो CD के क्या है, बराबर है ना। और देखो यहाँ पर हमने जो है अभिग्रहित 3 का यूज किया। अभिग्रहित 3 क्या कहता है, अभिग्रहित 3 कहता है कि बराबर में से बराबर को घटाने पर जो इसका परिणाम आता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी शेषफल आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये अभिग्रहित 3 कहता है। आप अगर इसको नहीं लिखते हो ना तो अभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और लिखते हो तो आप थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट गिने जाओगे, है ना, कि हाँ आपको अभिग्रहित जो है याद है, यहाँ पर अभिग्रहित 3 का यूज हुआ है, ठीक है। तो बस ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया, इतना सा काम करना है केवल आपको। प्रश्न संख्या 7 है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो देखो अभिग्रहित 5 क्या कहता है, अभिग्रहित 5 कहता है कि पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। यानी जो भी पूरी चीज होती है ना, जैसे ये मान लो सर्कल है, ये पूरी चीज है, अगर मैं इसका बराबर आधा करता हूँ, है ना, इसके 2 हिस्से करता हूँ, ये मैंने इसके क्या कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, यहाँ बीच में से इसको काट के 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अभिग्रहित कहता है कि पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। अब देखो इसके 2 अंश है, ये पहला अंश हो गया, ये दूसरा अंश हो गया। तो ये जो पूर्ण है इस अंश से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तो अपने आप में ही सत्य सिद्ध हो रहा है ना। तो हम उत्तर लिखेंगे, उपरोक्त अभिग्रहित हर क्षेत्र में सत्य है। चाहे आप कोई भी चीज ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, जो बड़ा भाग होगा उसके छोटे भाग से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो ये हर क्षेत्र में क्या होगा, सत्य होगा। अतः हम कहेंगे कि इसे सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है। यही आपको उत्तर लिखना है बस, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।